नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट एड के इस सीरीज में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अपना ट्रांसफार्मर के इस सीरीज का चौथा लेक्चर, जो कि हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसी के साथ हम लोग फेजर डायग्राम पे भी चर्चा करेंगे। फेजर डायग्राम को हम लोग वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। और मैं कहूँ तो ये लेक्चर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इवन पूरे सीरीज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कंप्लीट ट्रांसफार्मर को अगर आप कह लें कि सबसे ज़्यादा वीवीआई टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि यही आपका फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जाम में पूछे जाने का चांस एकदम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है पूरे पेशेंस के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, और ये इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है। इसी के साथ हम लोग फेजर डायग्राम पे भी चर्चा करेंगे। आने वाले 2-3 लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा होगा, यदि उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप दो चीज़ बनाना नहीं भूलेंगे। दोनों चीज़ क्या क्या है, एक तो इक्विवेलेंट सर्किट और दूसरा अपना जो फेजर डायग्राम है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बनाना नहीं भूलेंगे। आप जानते हैं कि भाई हमारा करंट जो है ना, करंट को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। जैसे हम आपको कह दें कि भाई 2 एम्पेयर का करंट है और 3 एम्पेयर का करंट है, दोनों को बताइए कि कितने एम्पेयर का करंट है। तो हालांकि आप नोडल एनालिसिस से अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि भाई नोड या जंक्शन पे हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका दूसरा रूप मिलेगा। यहाँ पे जब हम इसका मतलब वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका सर्टेन एंगल होता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सारी चीज़ें एंगल्स पे ये ऐड होता है। जिस तरह से आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करंट वगैरह को ऐड करेंगे। ठीक है, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, या फिर जो भी चीज़ है ना, यहाँ पे एक एंगल पे होता है। तो इसी के लिए हम इसको वेक्टर का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं करते जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम लोग इसको फेजर कह देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा जो हमारा कोड है ना, मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई ये लेमिनेशन है, ये एक सिंपल लेमिनेटेड कोड है। इसको मैंने क्यों दिखाया है तो अभी हम समझेंगे। देखिए, कारण ये है कि भाई ये जो हमारा लेमिनेटेड कोर है, हम इसके जरिए आपको दिखाना चाहते थे कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर कौन कौन से क्वांटिटीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप अभी तक आप अगर सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो आपको ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम बहुत बेसिक से तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक हमने बहुत पहले भी देख लिया है। तो हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सोर्स वोल्टेज देते हैं। अब ये सब में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आई होप आपको पता होगा कि भाई सोर्स वोल्टेज वगैरह क्या होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि सीधे 1-2 लेक्चर देख के आप इस 5वें लेक्चर पे आ रहे हैं, डायरेक्ट आप 5वें लेक्चर पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमने V1 दे दिया सप्लाई में। ठीक है, यहाँ हमें I1 मिल रहा होगा। ठीक है, ये I1 यहाँ पे जाएगा, तो I1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा है, तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैंने आपको इसे बताया नहीं है, लेकिन आप मेरे ख्याल से मैग्नेटिक सर्किट वगैरह जो आपका सब्जेक्ट होता है तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो भाई एमएमएफ जो होता है ना, एमएमएफ बराबर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट में हमें पढ़ना होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट के इक्वल। नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट के इक्वल। तो हमारा करंट यहाँ पे I1 है, तो I1 के इक्वल हो जाएगा हमारा एमएमएफ। और यही मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे फ्लक्स को बनाता है या फिर फ्लक्स को क्रिएट करता है। समझ रहे हैं ना। तो इसी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण जो ये फ्लक्स क्रिएट होता है, तो ये फ्लक्स पूरे इस कोर में सेटअप हो जाता है। ठीक है, ये सारी बात आप समझ रहे हैं ना। दरअसल आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा। अगर आप लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में अभी नो लोड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर आपको ट्रांसफार्मर विथ नो लोड या ट्रांसफार्मर ऑन लोड, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अभी आपको पढ़ने होते थे। लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इस पे क्यों आपको पहुंचा दिया, वही कारण है। हम लोग इस पे भी बात करेंगे, अभी के लिए आप इसे भूल जाएं तो सही रहेगा।
तो हमने आपको क्या बताया कि ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और इसी कड़ी में चूंकि ये फ्लक्स सेटअप हो जाता है ना, तो ये क्या है, मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को इस तरह से लपेट दिया, इस तरह से वाइंडिंग कर दिया, तो यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा बाय द लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वो हमारा मान लेते हैं कि वो E1 है। ठीक है, ठीक है ना, वो हमारा E1 है। हम लोग इसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको हम लोग E1 से दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ईएमएफ जो जनरेट होता है वो E1 है, इसको E1 से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसको हमने E2 बता दिया। ठीक है, देखिए, आपको अगर इक्विवेलेंट सर्किट को बढ़िया से समझना है, फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। बेसिकली ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है किसी ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे तो हम आपको बेसिक जो आप पढ़ चुके हैं उसी को शॉर्ट में रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि आज के लेक्चर से हम कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधे सीधे इस लेक्चर पे भी आए होंगे, तो मैं उनके लिए, या फिर आप अगर रिवीजन बहुत दिन से नहीं भी किए होंगे तो भी आप कनेक्ट कर पाएँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई हमारा ये E2 और E1, ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा है ना। और हमने एक चीज़ और बताया था, आपको ध्यान हो तो, यहाँ पे जो हमें मिल जाता है, हम मान लेते हैं कि वो हमारा V2 है या फिर VL है, लोड पे मिलने वाला EMF है जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं आइडियल के केस में। हम आपको कुछ और भी बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं भाई? तो हमने आपको बताया है कि भाई हमारा, पहले मैं तो कलर चेंज कर लूँ उसके बाद। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हमारा जो V1 होता है ना, ये V1 हमारा E1 के तो इक्वल होता है, लेकिन ये इसके एंटी फेज विथ होता है। एंटी फेज मीन्स फेज एंगल का 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये अभी हम फेजर डायग्राम में बनाएंगे तो आपको बहुत काम आएगा। तो बेसिकली नेगेटिव E1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर V1 का डायरेक्शन ये है ना, ये, ठीक है, तो E1 का डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि फराडे ने तो अपना फराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे लेंज साहब आए, उन्होंने इसका डायरेक्शन दिया कि भाई ये जो डायरेक्शन होता है वो अपने कॉज को ही अपोज कर देता है। भाई इसका कॉज ये है तो इसको जनरली अपोज ही करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अभी तक समझाए गए सारे चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट पे चर्चा करने से पहले बेसिकली पहले आ ही जाते हैं। ठीक है, देख ही लेते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई सर्किट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम चलेंगे सर्किट के साइड पे। तो भाई ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, हमने यहाँ पे वाइंडिंग कर दिया। तो ये सारे चीज़ों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में भी तो समझाना है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैंग्वेज ये सर्किट नेटवर्क, तो इसके फॉर्म में आपको समझाना होगा, नहीं तो बातें समझ में नहीं आती हैं। आपका सब्जेक्ट भी है इलेक्ट्रिक सर्किट, आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ना इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का लेक्चर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सर्किट बना लेते हैं हमारा वो ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इस सर्किटरी में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम बेसिकली चलेंगे एक पॉइंट से चलेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी मुझे डर लग रहा है बहुत सी बातें बताने में, क्योंकि अभी आप बहुत से बातों को जाने नहीं हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आपके घबराने से हमें घबराहट होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये V1 है। ठीक है, जो हमारा V1 है वो हमने सप्लाई दे दिया। ज़रा यहाँ पे देखिए कि ये वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग को हम लोग इंडक्टर भी कहते हैं। इंडक्टर का इंडक्टेंस भी होता है। ठीक है, और इस कोर का कुछ रेसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक इंडक्टर है और एक रेसिस्टर है जो कि इनविजिबल है, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है। हमने आपको बार बार बताया ना कि भाई ये आइडियल के केस में तो सही है, ये फॉर आइडियल सही है, बेसिकली हम आइडियल ही लेते हैं।
लेकिन जब बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की बात करने के लिए तो हमारा ये जो इक्वल तभी होगा जब हम इसके साथ इसके लॉस को ऐड कर दें, क्योंकि लॉस भी तो होता है और उस लॉस को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में चूँकि हम लोग कंसिडर करते हैं, तो प्रैक्टिकल के केस में ये लॉस तो होता है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये चीज़ तो हम देखेंगे ही। फिलहाल आप मेरी बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा I1, बेसिकली यहाँ पे I1 चल के तो आ रहा है, I1 चल के तो आ रहा है, ये आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। लेकिन I1 दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, I1 हमारा दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। किस किस चीज़ में भाई? तो ये हो जाएगा हमारा I म्यू और IW। ओके, समझ गए? ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि आई म्यू क्या है? तो भाई हम बता देते हैं, आई म्यू हमारा है मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, अच्छा, तो फिर आई डब्ल्यू क्या है? आई डब्ल्यू है वर्किंग करंट। वर्किंग करंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ना, यही वो कंपोनेंट है जो हमारे उसको क्या कहते हैं, इंडक्टर को मैग्नेटाइज करेगा। समझ में आया? और वर्किंग करंट जो है ये हमारे सारे रेसिस्टर पे अप्लाई होगा। बेसिकली कोर में जो है ना, कोर का समथिंग रेसिस्टेंट भी तो होगा, तो उस पे अप्लाई होता है। तो ठीक है, तो हमारा आई यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। किस किस पार्ट में भाई? आई म्यू और आई डब्ल्यू। आई म्यू हमने बताया कि ये हमारा इंडक्टर पे लगने वाला करंट है। समझ में आया? तो बेसिकली ये हमारा इंडक्टर पे लगने वाला करंट है, तो हम बना लेते हैं इंडक्टर। ठीक है, ऐसा ही होता है इंडक्टर। ओहो, हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं इंडक्टर। ठीक है, छोटा सा इंडक्टर बनाएंगे और रसिस्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ रसिस्टेंट भी तो होता है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो रसिस्टर है उसका रेसिस्टेंट हमारा R1 है, और जो हमारा इंडक्टर है उसका रेसिस्टेंट X है। ठीक है, आप XL मान सकते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली XC से भी दिखाते हैं, XL से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंस को X से दिखाते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, सर्किट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, जब हमारा ये I1 यहाँ पे गया, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, तो क्या पूरा का पूरा I1 यहाँ पे जाएगा? आंसर है नहीं, हमारा I1 यहाँ पे नहीं जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा भाई? देखिए, I1 यहाँ से गया, I1 यहाँ से गया ना, तो फिर I1 हमारा बेसिकली हम एक सुधार करना चाहते हैं। एक मिस्टेक हमसे हो गया तो हम उसको सुधार लेना चाहते हैं। मिस्टेक क्या मतलब, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लें। देखिए, I1 जो है ना, ये डायरेक्ट नहीं दो कंपोनेंट में टूटता है। I1 तो यहाँ से जा रहा है ना, I1 बेसिकली I1 हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, ये जो I1 जा रहा है ना, ये दो कंपोनेंट में टूट जाता है। एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। तो इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग I0 दिखा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा I0 दो कंपोनेंट में टूटता है। ये हमारा I0 जो है ना, ये हमारा दो कंपोनेंट में टूटेगा, और हमारा I1 भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, जिसका एक कंपोनेंट तो I0 है और दूसरा कंपोनेंट जो इधर जाएगा वही हमारा होगा। तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारा ये हो जाएगा I1 डैश। क्या हो जाएगा? I1 डैश। ठीक है, तो ये I1 डैश हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, अब जैसा ट्रांसफार्मर है हम उसकी दिखा देते हैं सिंपल से वाइंडिंग। सिंपल से वाइंडिंग दिखा देते हैं। एक ट्रांसफार्मर में होता ही क्या है, यही तो होता है एक ट्रांसफार्मर का सिंबल। ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है। बेसिकली ये हमारा सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, तो अब हम दिखा देते हैं सेकेंडरी पार्ट को। अच्छा, सेकेंडरी पार्ट का भी देयर मस्ट बी सम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो होगा, रिएक्टेंस सॉरी रेसिस्टेंट भी होगा, और यहाँ पे होगा सम लोड, लोड भी होगा। वो लोड कुछ भी हो सकता है भाई, इंडक्टिव लोड, रेसिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, कोई भी लोड हो सकता है।
तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी, बेसिकली इसी को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कह देते हैं। तो आप समझ गए कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कैसे करना है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज़ इसे साथ साथ आपने कॉपी पे ड्रॉ करके देख लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ कुछ पॉइंट नोट करने वाला है, उस पॉइंट को हम लिखवा देते हैं, नहीं तो आप, हमको पता है कि आप भूल जाएंगे, इसलिए हम लिखवा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हमने जो V1 दिया है ना, V1, तो V1 हमारा क्या है, V1 है हमारा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, ओके। उसके बाद हमने क्या दे दिया है, उसके बाद हमारा I1 है, तो I1 भी है सप्लाई करंट, I1 क्या है, सप्लाई करंट, ठीक है, ओके। और हमने क्या दे दिया है, और हमारा एक्सेल है, सबके बारे में हम लिखवा देते हैं। तो एक्सेल हमारा क्या है, एक्सेल हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, आप इसे आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। R1 क्या है, R1 क्या है, ठीक है, R1 तो सिंपल रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड, रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड, ठीक है। और बेसिकली हमने क्या बताया कि इस IXL में हमारा IM होगा, आई म्यू क्या होता है भाई, आई म्यू हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, और IW होता है वर्किंग करंट, और यहाँ पे लग रहा होगा IW, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ आपको बताया कि हमारा जो I1 है, सप्लाई करंट है ना, सप्लाई करंट दो पार्ट में टूटेगा। कौन से दो पार्ट में, एक तो हमारा I1 डैश हो जाएगा, और एक हमारा होगा I0 फर्दर दो पार्ट में टूटेगा। कौन कौन से पार्ट में, वो हमारा हो जाएगा IW, और हमारा हो जाएगा कौन सा, आई म्यू। तो आई म्यू हमारा हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा वर्किंग करंट, वर्किंग करंट, ठीक है। आगे हम लोग नो लोड का कंडीशन देखेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर में लोड ना दें, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या होगा। और यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे भी आप इसे XL1 से दिखा सकते हैं, इसे R2 से दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे दिखाना चाहें। वैसे सेकेंडरी साइड को अभी के लिए हम फेजर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वैसे हम दिखाते तो उसको भी, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं दिखाएंगे, ऑफ कोर्स उसको भी दिखाएंगे। तो आई होप यहाँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लिख देते हैं कि भाई हियर जो भी चीज़ हमने दिया है वो आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। भाई फेजर डायग्राम देखने से पहले ना एक चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो क्या है, वो इससे संबंधित सारे इक्वेशन को आपको लिख लेना होगा। बात हमारी समझ में आ रही है आपको, इससे संबंधित सारे इक्वेशन को आपको लेना होगा। बेसिकली यहाँ पे जितने भी इक्वेशन हम बना पाए हैं, यहाँ पे जितने भी इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, वो सारे इक्वेशन को आप लिख लीजिए, सारे कंडीशन को लिख लीजिए। जब तक आप सभी कंडीशन को नहीं जानेंगे तो आप फेजर डायग्राम के थ्रू दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहला कंडीशन जो यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो है करंट से रिलेटेड। तो हमारा इक्वेशन जो है यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई जो जो हमारा इक्वेशन यूज हो रहा है, हम बेसिकली उस पर बात कर रहे हैं। तो हमारा जो भी इक्वेशन है, ठीक है, हम उसको लिखेंगे, ओके, हम उसको लिखेंगे, ज़रा लिख लेते हैं। अब आप हमें सारे के सारे इक्वेशन बता दीजिए, तो हमें लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो अभी जो भी हमने इक्वेशन देखा, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या था, I1 का, ओके। I1 बराबर क्या, I1 बेसिकली सारा करंट जो है ना यहाँ पे, इसे हम फेजर के फॉर्म में लिखेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा सा। हमने देखा कि I1 दो कंपोनेंट में टूट रहा था, विच वॉज I0, ठीक है, प्लस
प्लस हमारा आई नॉट को हम एक्चुअली नो लोड भी करंट कहते हैं, नो लोड करंट। इसको हम लोग देखेंगे, नो लोड कंडीशन हम लोग देख रहे हैं ना, तो उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर ही है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक किस में टूट रहा था, एक I1 डैश में टूट रहा था, ठीक है। ये एरो हम देंगे क्योंकि यहाँ पे सारा वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, वेक्टर या फेजर आप जो कह लें। चलिए, तो अब हम क्या कह रहे थे कि अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरा इक्वेशन बताइए जरा सा। दूसरा इक्वेशन हमारा आई नॉट का था, आई नॉट हमारा भी टूट रहा था, एक तो हमारा आई म्यू में जो कि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट था, एक हमारा वर्किंग करंट के फॉर्म में टूट रहा था, ठीक है। दो कंपोनेंट यही था, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और एक चीज़ आप देख लीजिए कि ये हमारा V1 जो था ये E1 के एंटी फेज विथ था। क्या था? V1 हमारा E1 के एंटी फेज विथ था। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई हमारा V1 जो था वो माइनस E1 के इक्वल था। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक है। अच्छा, और हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं? और तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे E1 होता है, ये वाला E1 और ये वाला E2, ये दोनों लगभग लगभग इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? दोनों का फेज वगैरह सब कुछ इक्वल होगा क्योंकि सेम ही पॉइंट से ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई हमारा E1 E2 के इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल लिखने से यहाँ पे आप सीधा मतलब ये समझिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है, तो हम यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे E2 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली उसको आप नहीं यहाँ पे समझेंगे कि भाई हम अकॉर्डिंग टू फेज सबको देख रहे हैं। किसको? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू फेज, ठीक है। फेज के अकॉर्डिंग हम लोग सबको देख रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा ज़रूरी भी है समझना, ठीक है। और हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं? और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली आइडियल के केस में हमने देखा कि भाई हमारा इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के केस को कंसिडर करते हैं तो लॉस वगैरह को भी हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। और हमारा फाई जो चूँकि सेम है, दोनों में सेम ही जाता है फाई। फाई क्या होगा? फाई के संबंध में आप कुछ कह सकते हैं? भाई फाई के संबंध में तो यही कहा जा सकता है ना, करंट चूँकि अल्टरनेटिंग है, हमारा करंट जो सप्लाई करंट है वो कैसा है? हमारा I1 जो है वो अल्टरनेटिंग है ना, आई एम साइन ओमेगा टी। ये हमने ना जाने कितनी बार आपको बताया है। तो हमारा फ्लक्स भी होगा ना, हमारा फ्लक्स भी होगा फाई एम साइन ओमेगा टी, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा। तो फ्लक्स तो दोनों में ही सेम होगा, तो फ्लक्स के केस में तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई, दोनों का एंगल सेम होगा। अगर हम अच्छा E1 और E2 में अगर आप कंफ्यूज है ना, अभी ये हमने जो इक्वल टू लिख दिया और आपको लग रहा है कि भाई अभी तक हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, आपने E1 का वैल्यू क्या पढ़ा है? अब ज़रा वैल्यू बताइए, हम अपने तरीके से आपको समझा देते हैं। 4.44, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को अच्छे से समझाने बहुत ज़रूरी होता है। F फाई, ठीक है, N1, ये सब आपने पढ़ा है ना। अच्छा, E2 की वैल्यू क्या पड़ा है? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें सेम, ये भी सेम, सिर्फ N2 डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर N2 को कंसिडर ना किया जाए तो एंगल का कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंस है? एंगल तो आ ही नहीं रहा है। पहले साइन आता था एक्चुअली, जब 4.44 का वैल्यू वगैरह हम लोग कंसिडर नहीं करते थे। एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए, मतलब हम बता रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय पहले जब हम इस इक्वेशन तक, इस डेरिवेशन तक नहीं पहुंचे थे, तब तक जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो हमें पता था, वो वैल्यू क्या पता था भाई? तो वो वैल्यू पता था हमारा एग्जैक्टली यही होता था। अब आप बताइए कि अगर E2 भी निकाल लेते हैं, वैसे तो आप ये समझ पा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। अगर E2 भी निकाल लेते तो सिर्फ N2 डिफरेंट होता था, बाकी तो सारी चीज़ें सेम। तो सारी चीज़ें सेम, आप देख लीजिए ना, एंगल का कोई डिफरेंट है ही नहीं। एंगल तो यही है ना, साइन का जो एंगल है, तो साइन का एंगल दोनों जगह ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज स्टैंड फॉर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यही होता था ना, तो कोई डिफरेंट नहीं है।
तो हम लिख सकते हैं ना कि दोनों सेम फेज में है। अभी हम जानते हैं कि आप फेज वगैरह से थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। फेज इज जस्ट एंगल, हम एंगल कितना पीछे पीछे है हम उस चीज़ को कंसिडर करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि इसको हमको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। आप पेशेंस से बने रहिए, अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए अभी तक जो हम कह रहे थे वो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई वेव फॉर्म से आपको समझा देते हैं। अभी इक्वेशन से आपको नहीं समझ में आया, फिर हम वेव फॉर्म से समझा देंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर डायग्राम से समझेंगे ही, किसी ना किसी माध्यम से तो आप समझ के ही जाएंगे। चलिए आते हैं, हम आ जाते हैं अपने वेव फॉर्म पे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अभी तक आपने सर्किट में फेज एंगल वगैरह पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो बता दीजिएगा, हम वो अब वीडियो भी सर्किट का जल्दी अपलोड करने लग जाएंगे। आप सर्किट पढ़ रहे हैं ना साइड से, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप पढ़ रहे होंगे, तो हम उसको कंसिडर करके चलते हैं कि चलिए अभी हम एंगल देख लेते हैं कि भाई जिस तरह से हमने अभी तक ड्रॉ किया है ना उस तरह से हम एंगल देख लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर आप ध्यान कीजिए तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज को कंसिडर कर लेते हैं तो एक ट्रांसफार्मर में रेसिस्टर उतना नहीं होता है, ज़्यादातर हम उसमें वाइंडिंग ही करते हैं ना, तो बेसिकली ज़्यादा इंडक्टर होता है, ज़्यादा इंडक्टर होता है, ठीक है। तो अगर हमारा V1 ऐसे होगा ना, कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बस हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। ये हमारा V1 अगर स्टार्ट होगा, ये हमारा V1 स्टार्ट होगा, तो हम अब किसी दूसरे कलर से बनाएंगे, किसी भी दूसरे कलर से, तो हमारा I1 इससे लैग कर रहा होगा। अब आप पूछेंगे लैगिंग क्या होता है भाई, तो लैगिंग आप देखिए ये 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है। हमने आपको एक और चीज़ बताया है कि भाई हमारा V1 जो होता है ना, इसके साथ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी फेज विथ होता है। एंटी फेज मतलब 180 डिग्री से लैग कर रहा होता है, इसके पीछे पीछे जाएगा। लैगिंग मतलब पीछे पीछे जाना। पहले लीड कौन कर रहा है, V1 सबसे पहले जाएगा, फिर हमारा कौन जा रहा है, फिर अपना रेस चालू कर रहा है हमारा E1। कौन सा, E1। तो E1 हमारा ऐसा खिलाड़ी है जो V1 से पीछे है, रेस में V1 से पीछे है, और इसने अपना शुरुआत पीछे से किया है। तो भाई ये अपना शुरुआत पीछे से करेगा और कुछ यहाँ पे जाके ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा कुछ इस तरह से, तो ये हमारा E1 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो इन दोनों के बीच में है। अब वो कौन सा खिलाड़ी है, तो वो हमारा है I1 जो कि 90 डिग्री से आरंभ करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, तो भाई आप ही दिमाग लगाइए ना। इंडक्टिव सर्किट में जो है हमारा करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है। इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लैग करता है, तो होगा ही ना। खैर हम बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये सब समझा रहे थे। तो बेसिकली अभी भी आप नहीं समझ पाए तो आइए हम फेजर डायग्राम से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में हम उस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं जो कि चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फ्लक्स फाई। हमारा फाई ऐसा क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो हम फाई को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि 0 डिग्री पे है। बात समझ रहे हैं ना, हम फाई को 0 डिग्री पे कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, एक हमारा वर्किंग करंट। छोटे छोटे क्वांटिटीज को कंसिडर कीजिए, छोटे छोटे क्वांटिटीज से हम लोग बड़े क्वांटिटीज को बना लेंगे। हम क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज को हम लोग पकड़ेंगे, उससे हम लोग कुछ बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा क्वांटिटीज मैग्नेटाइजिंग करंट को पकड़िए। मैग्नेटाइजिंग करंट चूंकि फाई को, देखिए फाई को क्रिएट करने वाला कौन है, मैग्नेटाइजिंग करंट। वही तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण फाई को क्रिएट करता है ना। तो भाई ये तो सेम फेज में होगा, जो हमारा आई म्यू होगा वो तो इसके सेम फेज में होगा। ओहो, आई डब्ल्यू नहीं, आई म्यू जो हमारा होगा वो इसके सेम फेज में होगा ना, इस फाई के सेम फेज में होगा, ठीक है। चलिए हम किसी और कलर से नीचे, अच्छा अब बताइए कि आई म्यू चूंकि इंडक्टर में लगता है, किस में लगता है, इंडक्टर में।
लेकिन रसिस्टर में जो लगता है ना, रसिस्टर में ना तो करंट, देखिए रसिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। ये आप सर्किट में पढ़े होंगे, सर्किट में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और फेजर डायग्राम आप सर्किट बढ़िया से जानते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, वरना आपको दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही सकता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हमारा IW, क्या है हमारा IW, ठीक है। अब आप हमसे ये नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से कि IW क्या है, यहाँ पे IW हमारा है वर्किंग करंट, वर्किंग करंट जो कि रसिस्टर पे लग रहा है, रसिस्टर पे लग रहा है, वही है हमारा वर्किंग करंट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डीप में हम क्या ही जाएं भाई, तो हमारा वर्किंग करंट जो हमारे रसिस्टर पे लग रहा है वो है, और ये इससे 90 डिग्री से लीड करेगा, चूंकि ये इंडक्टर पे लग रहा है, ये रसिस्टर पे लग रहा है, तो 90 डिग्री का लीडिंग एंगल हमारा होता है, ठीक है। और दोनों देखिए, हमने क्या बताया कि आपको कि भाई आई म्यू, ठीक है, IW प्लस आई म्यू को यदि हम ऐड करेंगे, आई म्यू या फिर आप इसको वर्किंग कर मैग्नेटाइजिंग करंट को IM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अगर हम फेजर सम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा बन के आता है आई नॉट बन के आता है। चूंकि देखिए ये सारा फेजर क्वांटिटी है तो इसको आप लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं 2 + 3 = 5, ये ब्लंडर हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ऐड भी करना है ना आपको, तो कैसे ऐड करेंगे, चूंकि फेजर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हमने पढ़ा है कि भाई इसको ऐड करना होगा ना, हमारा अगर मान के चलिए I0 की वैल्यू निकालनी होगी तो हमने क्या करना होगा, हमें चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, 1 मिनट, हमें क्या करना होगा, हमें इसे रूट अंडर करना होगा, रूट अंडर IU का स्क्वायर, IMU का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर, ठीक है। तब जो आएगा वो हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन कैसे आएगा, तो डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे इसके एंगल को कंसिडर करना होगा। तो रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, वही फेजर डायग्राम में हम क्या करते थे कि एक पैरेललोग्राम बना लेते थे, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच लेते थे, चलिए लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये इस तरह से डॉटेड लाइन, और इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच लेते थे, और जहाँ पे हमारा पॉइंट मिलता था वहाँ पे हम एक लाइन को मिला देते थे, और ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो जाता था। तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, रिजल्टेंट हमारा यहाँ ध्यान दीजिए I0 है, ठीक है। तो I0 हमारा रिजल्टेंट है, तो I0 इज अ रिजल्टेंट ऑफ IW और IMU, ठीक है। हम बहुत आराम से ले रहे हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि ये IW चूंकि रसिस्टर पे करंट है, रसिस्टर पे कोई लैग नहीं होता है, तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज मिल जाएगा, चूंकि वोल्टेज और करंट सेम ही फेज में होता है, किस पे, रसिस्टर पे। तो कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, तो भाई सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा, ये सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा, ये हमारा, और ये सेम फेज में होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा V1, क्या मिल जाएगा V1। अभी हम लॉस वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम आइडियल वाले को कंसिडर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वाले को भी कंसिडर कर लेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई V के एंटी फेज कौन था, V के एंटी फेज कौन था, अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो V के एंटी फेज में था हमारा E1, क्या था हमारा E1, ठीक है, वो हमारा V के एंटी फेज में था, तो V के एंटी फेज में हमारा था E1, ठीक है। E1 के जितना ही, मतलब E1 के सेम फेज में ही, लेकिन थोड़ा सा कम या ज़्यादा, भाई स्टेप अप के केस में ज़्यादा, स्टेप डाउन के केस में कम, तो हमारा वो क्या हो जाएगा E2, ज़्यादा भी हो सकता है अगर स्टेप अप का केस है तो, ठीक है। फॉर नाउ वी आर एज्यूमिंग फॉर स्टेप डाउन, ठीक है। तो स्टेप डाउन के केस में हमारा थोड़ा कम, ठीक है। बेसिकली ये इसके एंटी फेज विथ था ना, तो 80 डिग्री का फेज डिफरेंस भी है, और हम क्या बताए थे कि V इज इक्वल्स टू -E1, तो E1 को अगर आप यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, तो लाइन जहाँ जितना यहाँ तक खींचना है वहाँ उतना ही यहाँ तक, हो सकता है थोड़ा अभी आपको ये कम लग रहा हो,
तो आप समझ लेंगे कि दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने मेज़र करके यहाँ पे नहीं खींचा। ओके, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे कि भाई हमारा I1 कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा I1 भी तो चाहिए, तो I1 भी तो चाहिए, तो I1 जो है ना वो I0 और I1 डैश इन दोनों का सम है, इन दोनों का क्या है, सम है, ठीक है। और I1 डैश और यहाँ पे जो हमारा जनरेट होता है E1, I1 डैश और यहाँ पे जो हमारा जनरेट होता है E1, ठीक है, उसमें क्या होता है, चूंकि देखिए हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे देखिए ये इंडक्टिव है ना, तो ये इंडक्टिव है तो E1 थोड़ा सा लैग कर रहा होगा और ये वाला हमारा थोड़ा सा लीड करेगा, चूंकि अभी देखिए ये एक्चुअली में ये सेम करंट हमारा I1 यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अगर ये डैश ना दें तो हमारा ये करंट यहाँ से यहाँ पे चला जाता है फ्लक्स के सेटअप होने से, या आप नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आज टाइम का भी लिमिटेशन है जी बच्चों। तो हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो I1 होता है ना, बेसिकली अब हमारा रह गया I1, ये I1 ना, तो ये I1 जो हमारा होगा, इसको देखने से पहले हम इस दो छोटे छोटे कंपोनेंट को निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमारा I1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि भाई I0 मिल जाए और हमें ये I1 डैश मिल जाए, तो ये दोनों मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें से एक चीज़ I0 तो हमें मिल चुका है कि ये वाला I0 है, हमें चाहिए हमें क्या चाहिए फिर, हमें चाहिए I1 डैश। I1 डैश हमें कहाँ पे मिलेगा देखिए अगर आप इसको V से कंपेयर कीजिएगा, ये V से कंपेयर कीजिएगा, तो एक ट्रांसफार्मर ज़्यादा इंडक्टिव सर्किट होता है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर इंडक्टर ज़्यादा होता है। अब इंडक्टिव सर्किट है कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस V से ये लैग करेगा, लैग करेगा ना, ये इतना भी लैग नहीं कर जाएगा कि हमारा I म्यू से लैग कर जाए। I म्यू यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट से ज़्यादा लैग नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इससे लैग करेगा, लेकिन इससे कम लैग करेगा, दोनों के बीच में रहेगा समथिंग, ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ रहे हैं ना कि ये हमारा इतना हो के आया है, तो इसके बीच में ही तो हमारा बहुत सारा इंडक्टर है, तो ये सब इंडक्टर से हो के आया है, तो बेसिकली इस वोल्टेज से ये करंट लैग करेगा ना, तो लैग करेगा, तो इस लैगिंग को हम दिखाने के लिए, ये हमारा वोल्टेज है ना, तो ये हमारा वोल्टेज है तो थोड़ा सा लैगिंग होता है, तो थोड़ा सा लैगिंग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि दिखा देंगे भाई ये हमारा लैगिंग, ये लैगिंग किसका है, ये हमारा I1 डैश का है, ठीक है। I1 डैश मिल गया आपको, I0 मिल गया आपको, तो क्या I1 नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, दोनों का रिजल्टेंट है तो I1 है, तो चलिए दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो भाई एक मिनट मिस्टेक हो गया, तो दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट के लिए इसके पैरेलल में एक लाइन, ठीक है, और फिर इसके पैरेलल में एक लाइन, तो कुछ यहाँ पे हमारा लाइन ड्रॉ होगा, और यहाँ पे जो हमें मिल रहा होगा वो हमें मिलेगा हमारा I1, क्या मिल जाएगा हमारा I1। तो यहाँ पे हमने इस फेजर डायग्राम में लगभग सारी चीज़ों को, सारे क्वांटिटीज़ को निकाल लिया है, हमें E1 E2 सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, लेकिन ये केस आइडियल के लिए है, आइडियल के लिए है, तो आइडियल को हमने IDEAL एल छूट गया, तो ये सारी चीज़ें हमने आइडियल के लिए देखा। अब हम प्रैक्टिकल के लिए भी देख ही लेते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंस होता है ना, हमने आपको क्या बताया कि प्रैक्टिकल में जब हमारा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज जो हमारा है, ये अप्लाइड वोल्टेज बेसिकली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, देखिए ये हमारा E1 इंड्यूस्ड होते होते कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि भाई हमारा प्रैक्टिकल के केस में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एज इट इज़ इसको कॉपी करके इस वाले इक्वेशन को हम लोग ले चलते हैं अपने साथ सॉरी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये क्या कहता है कि भाई हमारा E1
-E1 होता है प्लस कुछ लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली इसी फेजर डायग्राम को हम लोग क्यों ना कॉपी कर लें। तो सबसे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन इसी में कर देंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन इसी में कर देंगे तो फिर ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा कॉपी हो गया ना, बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, एक मिनट, कम ही सेलेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम लोग ले चलते हैं कॉपी करके अपने पास और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने अपने जगह पे रख दिया है, ठीक है। अब जो रह गया हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें करना होगा मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, बिल्कुल यही हम प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है, वो चीज़ हमारा है लॉस। लॉस हमें एक्स्ट्रा कंसिडर यहाँ पे करना होता है। ये हमारा लॉस जो है ये हमें एक्स्ट्रा में मिल रहा है, गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तो हम सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके चलते हैं ना, तो उन सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग कंसिडर करने लग जाएं तो हमारा जो V1 था ना, एक्चुअली V1 था, तो V1 E1 के इक्वल नहीं होगा, V1 E1 प्लस लॉस के इक्वल होगा और एंटी फेज विद। तो एंटी फेज तो हमने दिखा दिया कि भाई एंटी फेज है, लेकिन अब लॉस भी आ गया, लॉस भी एक पैरामीटर है, ठीक है। तो -E1 तो हमारा यहाँ पे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -E1 तो हमारा यहाँ पे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हो गया है लॉस, लॉस हो गया है तो हमें लॉस को भी लेके चलना होगा। लॉस क्या होता है भाई, तो लॉस एक ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है वो लॉस को जरा देखिए। तो इसमें जो हमारा लॉस होता है वो दो टाइप का लॉस होता है, एक तो हमारा इंडक्टिव लॉस, एक हमारा रेसिस्टिव लॉस। क्योंकि रेसिस्टिव लॉस इसलिए होता है कि कोर वगैरह के वजह से, कोर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस जो होता है, तो ये सारा रेसिस्टिव लॉस है। इंडक्टिव लॉस होता है कि इंडक्टर की तरह जो हमने फॉर्म किया है तो इस वजह से, ठीक है। तो ये हमने जो करंट दिया उसको अगर हम रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे तो ये हमारा रेसिस्टिव लॉस हो जाएगा। जो करंट दिया उसको हमने, करंट बेसिकली I1 दिया है ना, तो I1 को यदि हम लोग एक्सेल से गुना कर देंगे तो ये हमारा इंडक्टिव लॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। सर्किट में आपने क्या पढ़ा है कि भाई रेसिस्टिव लॉस से हमारा इंडक्टिव लॉस जो है वो क्या करता है भाई। रेसिस्टिव लॉस हमें I1 कहाँ मिला है, I1 यही मिला है ना, ये हमारा I1 है। और R चूंकि सेम फेज में होता है, R तो सेम फेज में ही होता है ना, और मतलब रेसिस्टिव सर्किट में V और I वोल्टेज और करंट दोनों सेम ही फेज में होते हैं। तो हमें बेसिकली ये तो वोल्टेज हो जाता है ना, V इक्वल्स टू IR। तो IR यहाँ पे लॉस के फॉर्म में हमें दिखाना है, तो ये और ये करंट सेमी फेज में होगा। तो I1 तो हमें मिल चुका है और हमें R बनाना है, तो या तो हम इसी पे बना लें, लेकिन इस पे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो इसी के लिए हम इसको अलग जगह पे बनाते हैं। हम इसको कहाँ बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पे, हम इसको बना लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों पैरेलल लाइन, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है ना वेक्टर क्वांटिटीज़ में, तो हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग और कुछ यहाँ पे बनाएंगे हमारा, क्या हो गया ये हमारा हो गया IR, ठीक है। IR बना दिया। अब ये एक्सेल जो है ये आपको पता है कि भाई ये हमारा जो है 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से ऊपर होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से ऊपर बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक बना लिया, ठीक है। और जो अब इसको अगर हम मिला दें तो हमने लॉस को भी कंसिडर कर, एक मिनट, ये हम एक्चुअली दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम अगर इस वाले कंप्लीट फिगर को थोड़ा सा खिसका ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खिसका लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा मिल जाएगा एक रिजल्टेंट पॉइंट, और इसी को हम लोग कहेंगे V1। अब देखिए कि इस V1 को निकालने के लिए हमने क्या किया कि भाई E1 को भी, -E1 को भी कंसिडर किया। -E1 हमारा ये लाइन है, बेसिकली हमारा ये लाइन है -E1, और लॉस को भी कंसिडर कर लिया। तो हमारा ये दोनों लॉस को भी कंसिडर कर लिया, दोनों को ऐड करके दोनों का रिजल्टेंट जो मिलता है वो हमारा सप्लाई वोल्टेज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर
नो लोड के कंडीशन में कैसे काम करता है और ऑन लोड के कंडीशन में कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये एक फाउंडेशन लेक्चर था, ये एक बेसिक लेक्चर था, क्योंकि अब जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग इसी सर्किट को मॉडिफाई कर करके यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स आपको लगा होगा, समझने में भी दिक्कत लगा होगा। कारण ये है कि देखिए हम आपको बता देते हैं मूल जो बात ध्यान देने वाली है, वो जो मेन पॉइंट है ना, आप अपने सिलेबस को ज़रा देखिए। ठीक है, सिलेबस को ज़रा सा आप एक नज़र आप देखिए। ठीक है, तो इस सिलेबस को यदि आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो इस सिलेबस में हमें जो पॉइंट करना था यहाँ तक हमने कर लिया था। ये सब जो मटेरियल है ना, ये हम किसी सेपरेट लेक्चर में मिसलेनियस टॉपिक के नाम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी टॉपिक को। चलिए, आज हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग वगैरह आपको पता है। ठीक है, आज हमें देखना चाहिए था ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑन मतलब नो लोड, इनका फेजर डायग्राम, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए थी आज के लेक्चर में, लेकिन इसको हमने कर दिया है शिफ्ट अगले लेक्चर में। बिकॉज कारण क्या है कि उसके बाद हमें लीकेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जो कि आपने IXL आज पढ़ा है, वही लीकेज रिएक्टेंस होता है, तो वो भी हमने आपको शॉर्ट में समराइज कर मतलब शॉर्ट में बता दिया है। अब आगे डीप में हम आपको बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हमें देखना था इन सब के बाद अकॉर्डिंग टू SBT का सिलेबस। ठीक है, लेकिन हमने पहले कवर किया इस चीज़ को, पहले कवर किया हमने इस वाले पार्ट को। तो चूंकि इस वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया है, मैं क्या करता हूँ, एनोटेशन ही यूज़ करता हूँ, ये हाइलाइटर वगैरह यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये हमने अभी ख़त्म कर लिया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट भी दिखा दिया आपको, रिएक्टेंस भी दिखा दिया। ठीक है, और हमने आपको फेजर डायग्राम भी बना के दिखा दिया। फेजर डायग्राम भी है क्या, नहीं है, तो फेजर डायग्राम ना हम ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड के कंडीशन में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और ऑन लोड के कंडीशन में भी पढ़ेंगे। बेसिकली यही फेजर डायग्राम यूज होता है, तो अगला लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने समझा हो। तो मुझे इक्विवेलेंट सर्किट, और देखिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप नहीं समझते हैं तो फेजर डायग्राम आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो इस वजह से मैं चाहता था कि इक्विवेलेंट सर्किट मैं पहले कवर करूं, क्योंकि सीक्वेंस यही है। लेकिन SBT के सिलेबस में पहले वो मेंशन था, तो आप घबराएंगे नहीं, टॉपिक हम सारा ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमको जो सही लगता है ना उसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको यही छोटी सी बात बताना चाहते थे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए, लेक्चर में हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। ठीक है, इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब हमें बोलने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप पहले ही कर दिया कीजिए, लाइक वगैरह करके जाया कीजिए, ये सब तो मैंडेटरी पार्ट है, ये सब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।